एक लड़के की अभी अभी शादी हुई है। शादी होने के बाद नई नवेली दुल्हन के साथ वो मंदिर जाता है और वहां पर भगवान का आशीर्वाद लेता है। आशीर्वाद लेने के बाद दोनों पति पत्नी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, लेकिन वहां पर एक महिला बैठी हुई है और वो महिला कहती है कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, जिंदगी बड़ी ही दुखी है। विनोद उस लड़की को देखता है और देखकर कहता है कि ये कहावत है जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। लोग सच ही कहते थे कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो आज वो चीज मैंने अपनी आंखों से मैं देखी है और महसूस की है कि ऊपर वाले के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है, दूर नहीं है। आज मुझे साबित हो गया कि भगवान सब चीज का फैसला करता है और विनोद कहता है कि तुम इसी लायक हो और तुम्हारे लिए ये जगह बहुत अच्छी है। आखिर क्यों एक लड़का जिसकी शादी हुई थी वो एक बेचारी भिखारिन से ऐसा क्यों कहता है, उन दोनों में क्या जानकारी थी, क्या बातें थी, ये सारी बातें आप लोगों को आगे बताएंगे और ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देकर जाएगी। तो चलिए सभी लोगों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है और हम आपका ज़्यादा टाइम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से होती है, जहां पर विनोद नाम का लड़का रहता है। इसके घर वाले, ये लड़का पढ़ा लिखा है, घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, लेकिन ये लड़का नौकरी नहीं करता है। इसके माँ बाप सोचते हैं कि नौकरी तो लग जाएगा और क्यों ना इसकी शादी कर लें। शादी के लिए एक लड़की तलाशी जाती है दोस्तों। लड़की मिल जाती है पासी से और लड़की का नाम आशा होता है। लेकिन बात क्या थी, जो आशा थी वो एक कंपनी में अच्छी खासी नौकरी करती है, और जब ये बात विनोद के घर वालों को पता चलती है तो वो खुश हो जाते हैं कि कुछ दिन बाद हमारा बेटा भी लग जाएगा और बहू भी पढ़ी लिखी और एक नौकरी लगी हुई है, सक्षम बहू है, और ये रिश्ता तय हो जाता है। दोनों की ही शादी धूमधाम से होती है क्योंकि विनोद के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं होती है। और इसके बाद आशा विनोद के घर आ जाती है। आशा जब विनोद के घर आती है तो कुछ दिन तो आशा बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन आशा जैसे ही अपनी नौकरी को करती रहती है तो अब वो घर के कामों को हाथ नहीं लगाया करती। विनोद की माँ अक्सर बीमार रहती है और उसने अपनी थोड़ी सी सहायता के लिए ही अपने बेटे की शादी कराई थी, लेकिन बहू तो ऐसी आ चुकी जो काम को तो हाथ ही नहीं लगाती है। समय निकलता है, अब घर में विवाद शुरू होने लगता है। आशा अपने पति से मुंह चाहे वर्ड बोला करती और कहती, तू तो निठल्लू है, कामचोर है, तू कहीं पर मेरी कमाई खाता है, तू कुछ भी तो करता नहीं है। विनोद इन सब चीजों को सहन कर रहा है और कई बार आशा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आशा नहीं मानती है। विनोद आशा के घर वालों पर भी फोन करता है और कहता है कि आपकी बेटी बहुत परेशान करती है। आशा के माँ बाप भी आशा को समझाते हैं, लेकिन आशा नहीं समझती है। दोस्तों, आशा घर से लंच भी नहीं ले जाया करती। वो अक्सर अपने लिए एक होटल से खाना ऑर्डर किया करती और उसी खाने को खाया करती। अब एक दिन घर में विवाद होता है, सास बहू की लड़ाई हो रही है और इसी बीच में विनोद सब चीज को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई नहीं सुलझती है और आशा अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। आशा सुबह उठकर किसी से भी बात नहीं करती है और ऑफिस पहुंच जाती है और रास्ते में से उस होटल से खाना ऑर्डर करती है और उनसे कहकर जाती है। और जब वो दोबारा, क्योंकि वो होटल उसके ऑफिस के नज़दीक होता है, और जब दोबारा उस होटल में खाना लेने के लिए जाती है तो वहाँ पर जो होटल का मालिक होता है, आशा की मुलाकात उस होटल के मालिक से हो जाती है। होटल के मालिक से जब मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने में इच्छुक हो जाते हैं। आशा भी पूरी कहानी उस होटल के मालिक को बताती है और होटल का मालिक भी अपनी जिंदगी के बारे में आशा को बताता है। दोनों में ही अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। जान पहचान के जरिए दोस्तों इन दोनों के फोन नंबर आपस में बदल जाते हैं और ये दोनों अब घंटों घंटों तक बातचीत किया करते। आशा अपने उस पति को धोखा दे रही थी जो पति आशा से बेइंतहा मोहब्बत किया करता, प्यार किया करता, और वो होटल के मालिक के साथ प्यार करने लगती है। होटल का मालिक कहता है, आशा के कान भरने लगता है कि तुम ही कमाती हो और पूरा परिवार बैठकर खाता है, तू क्यों अपने पति को छोड़ क्यों नहीं देती। अब आशा उसके कहने में आकर दोस्तों अपने पति को डिवोर्स देने का सोच लेती है और अक्सर घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो एक दिन लड़ाई होने के बहाने से आशा अपना बैग पैक करती है और अपने मायके चली जाती है।
मायके जाने के बाद आशा अपने मायके वालों को भी इतना अपनी बातों में उलझाती है कि वो भी बेटी की तरफ होठते हैं और आशा अपने पति पर डिवोर्स केस डाल देती है। विनोद के पास जब सम्मन आते हैं, कागज आता है, तो विनोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विनोद की माँ कई बार इस बात को संभालने की कोशिश करती है, पिता भी, लेकिन ये बात हाथ से निकल चुकी थी। अब यहाँ पर विनोद के कानों में बात पड़ने लगी थी कि तुम्हारी पत्नी किसी होटल के मालिक के साथ घूमा करती है और वो होटल फलानी जगह है। अब यही बात जब कान में आती है तो विनोद को भी अपनी पत्नी से घृणा सी होने लगती है और यहाँ पर विनोद भी फैसला कर लेता है कि मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दूंगा और इन दोनों की दोस्तों दूरियां बन जाती हैं, क्योंकि एक विनोद के पास रहने वाला ही लड़का उस होटल में जाता है और उसकी पत्नी को होटल के मालिक के साथ देखता है तो सारी जानकारी विनोद को बता देता है। और विनोद इसी बात को देखकर, क्योंकि वो लड़का उन दोनों के फोटो भी खींच कर लाता है और यहाँ पर दोनों में डिवोर्स हो जाता है और विनोद कुछ पैसे आशा को देता है, क्योंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं और यहाँ पर दोनों ही अलग रहने लगते हैं। अब आशा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती है और विनोद अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है। लेकिन विनोद के दिमाग में ये बात घर कर गई थी जब उसकी पत्नी ने कहा था ना कि तू तो निठल्लू है, कामचोर है, तू कुछ भी काम नहीं करता है, तो विनोद के अंदर ये बात खटक जाती है और विनोद अपनी पढ़ाई की सुध लेता है और इतना ज़्यादा पढ़ता है, कई टेस्ट देता है, फार्म भरता है और दोस्तों विनोद का नंबर आ जाता है, वो सरकारी स्कूल का टीचर बन जाता है। टीचर बनने के बाद अब विनोद की शादी के जो रिश्ते होते हैं वो आने लगते हैं और इन बातों को धीरे धीरे करीबन 3 या 4 साल निकल जाते हैं। 4 साल निकलने के बाद विनोद की शादी हो जाती है एक लड़की से और यहाँ पर शादी बहुत धूमधाम से की जाती है। शादी होने के बाद जो विनोद होता है वो सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत मंदिर से शुरू करना चाहता हूँ और शादी के दूसरे दिन ही विनोद अपनी पत्नी के साथ मंदिर में पहुँच जाता है। वहाँ पर दोनों ही पति पत्नी भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और कुछ अपने साथ खाना पीना लाए थे वो गरीबों में बांट रहे थे और सीढ़ियों से जैसे ही नीचे आते हैं तो वहाँ पर एक महिला बैठी हुई होती है और वो कहती है कि भगवान के नाम पर कुछ दे दे। तो विनोद ने उसी महिला को ताना मारा था और दोस्तों वो महिला कोई और नहीं होती, वो आशा होती है जो विनोद की पत्नी होती है। तभी विनोद ने देखकर कहा था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तुम इसी लायक हो और तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब ये बात आशा अपने पति के मुख से सुनती है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और यहाँ पर वो विनोद का हाथ पकड़ लेती है। जब विनोद का हाथ पकड़ा जाता है तो विनोद एकदम से अपने हाथ को छुड़ाता और कहता है कि इनसे मिलिए, ये मेरी पत्नी है। जब वो उसकी पत्नी को देखती है तो बड़ी ही सुंदर और खूबसूरत विनोद की पत्नी होती है और विनोद के पहनावे से लग रहा था कि विनोद एक जेंटलमैन बन चुका है और यहाँ पर आशा अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन विनोद अपनी नई दुल्हन को गाड़ी में बिठाता है और उससे कहता है कि मैं अभी आता हूँ, बस तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करना, और वापस आता है और यहाँ पर आशा से कहता है कि खड़ी हो, मुझे तुमसे बात करनी है। आशा को एक तरफ ले जाता है, उसको पानी पिलाता है, कहता है कि तू इस लायक नहीं है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पिलाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने तो इतने बड़े व्यक्ति से इश्क फरमाया था, प्यार लड़ाया था, तो भाई तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई। और यहाँ पर जब विनोद पूछता है आशा से तो आशा रोने लगती है और बताती है कि जब तुमसे मेरा डिवोर्स हुआ था उसके बाद मैं उसके साथ रहने लगी थी बिना शादी करे ही, और यहाँ पर उसे उस होटल में घाटा आ जाता है और वो व्यक्ति यहाँ से फरार हो जाता है। मेरे माँ बाप ने भी मेरे चरित्र को देखकर मुझसे संबंध तोड़ लिए थे, उन लोगों ने भी मुझे अपने घर नहीं आने दिया और कहा कि तू तो अच्छी खासी कमाती है, तुम्हें हमारे घर की क्या जरूरत है। और मैं अब बिल्कुल बिना घर की हो गई। कुछ दिन मैं कमरा लेकर किराए पर रहती हूँ और अपनी नौकरी को करती हूँ, लेकिन ये बात मेरी कंपनी में भी पता चल जाती है। हालांकि मेरी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो वहाँ का ओनर है वो मुझसे जलने लगता है, मुझे उस नौकरी से भी निकाल देता है। कई बार मैंने कोशिश की नौकरी पाने की, लेकिन मुझे कहीं से भी नौकरी नहीं मिलती है और मैं अब रोड पर आ चुकी हूँ और मेरे पास खाने पीने के बिल डाले पड़े हुए हैं, ना ही तो मेरे पास पैसा है। जितना भी मैंने पैसा जोड़ा था, सेव किया था, वो सभी होटल का मालिक लेकर फरार हो चुका है और उसके मुझे कोई भी पता नहीं है। मैं उस पर कोई केस भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसके साथ बिना शादी के रहती थी। इस बात को सुनकर जो विनोद होता है बहुत जोर से ताली बजाता है और हंसता है और कहता है कि तू है ही इसी लायक,
क्योंकि तुम में बुद्धि नाम की चीज नहीं है। और तू तो अपने ऊपर इतना घमंड करती थी कि मुझे बैठकर खिला रही थी। आज मैं स्कूल में टीचर हूँ और ये मेरी पत्नी है। और यहाँ पर जो आशा होती है बहुत रोती है और विनोद के पैरों को पकड़ लेती और कहती है मुझे माफ कर देना, भले ही तू मुझे कुछ भी मत दे लेकिन मुझे माफी दे दे, क्योंकि मैं उस आग में जल रही हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। आज मुझे तू माफ कर दे तो शायद मेरी जो आखिरी सांस होगी वो अच्छे से निकल पाएगी। आशा की हालत देखने में ऐसी प्रतीत हो रही थी कि वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। आशा बिल्कुल बहुत बुरी उसकी हालत हो जाती है, थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन फिर भी विनोद करीबन 3 या 4 हजार रुपये आशा को देकर आता और कहता है कि अपनी जिंदगी को अच्छे से जी और कोई काम दोबारा से ढूंढ, तू पढ़ी लिखी है, ऐसे तू सड़कों पर नहीं भटक सकती। दोस्तों, आपने और हमने देखा है कई पढ़ी लिखी महिलाएं सड़कों पर घूमती रहती हैं। शायद कहीं ना कहीं वो महिलाएं इसी तरह घर से निकलती हैं। सभी के बारे में नहीं कहा है, लेकिन जो गलत करते हैं ना उनके साथ जरूर गलत होता है। तो इस कहानी में प्रेरणा क्या थी? कभी भी ना हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला सब कुछ देखता है, सभी को उन्हीं के हिसाब से सब कुछ मिलता है। तो ये थी वो कहानी जहां पर एक महिला ने अपने पति को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका पति नौकरी नहीं करता, वो अकेली कमाने वाली थी। लेकिन वही पति जब दोबारा मिलता है तो महिला को बहुत पश्चाताप होता है। ये कहानी उन महिलाओं के ऊपर है क्योंकि जो ये समझती है ना कि हम कमाते हैं तो बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन मर्द पूरी जिंदगी कमाता है और किसी पर एहसान नहीं जताता। तो उनकी हमें तो ये इज्जत तो हमें करनी होगी, क्योंकि भाई बाहर कमाने वाले वही लोग बहुत अच्छे से कमा पाते हैं। हालांकि महिलाएं भी सक्षम है, हमने सभी के बारे में नहीं बोला है, लेकिन जितना वो करते हैं ना उतना महिलाएं नहीं कर पाती। तो कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।